नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख है 25 अप्रैल 2025 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली जो कुर्दिश पीपुल हैं उनके राइट्स के बारे में है। वो लोग क्या चाहते हैं, क्या क्या उनकी डिमांड है, हिस्ट्री कैसी रही है कुर्दिश पीपल्स की, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करने वाली है। तो 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। द प्रोस्पेक्ट ऑफ कुर्द्स बीइंग एबल टू रियलाइज देयर एस्पायरेशंस फॉर स्टेटहुड। कुर्द्स लोग चाहते हैं कि उन्हें स्टेटहुड का दर्जा प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, कुर्दों के लिए अपने राज्य की आकांक्षा को पूरा करने की संभावना अभी हालांकि देखा जाए तो उज्जवल हुई है, लेकिन साथ ही में कुर्द अब भी राष्ट्रीय, जनजाति और आपसी जातीय विभाजनों में बटे हुए हैं। इसलिए ये लोग अपना स्टेटहुड अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। सबसे पहले तो उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, नेशनल, ट्राइबल एंड इंट्रा एथनिक लाइन्स में जो आप डिवाइड हैं उसको आप यूनिटी बनाए रखें। West Asia is in geoengineering flux not seen since the birth of Israel 77 years ago। पार्टिकुलरली यहाँ पर बात करी जा रही है कि वेस्ट एशिया में जो कुछ भी अभी हमको दिखाई दे रहा है ना, ये पिछले 70 सालों में हमको देखने को नहीं मिला है। पश्चिम एशिया इस समय ऐसी भू राजनीतिक उथल पुथल, जियो इंजीनियरिंग से गुजर रहा है जैसा कि पिछली 77 साल में हम नहीं देखे। मतलब इजराइल के जन्म के बाद भी हम ये चीज़ नहीं देखे। जो लंबे समय से चल रहा है वो है पैलेस्टाइन का इश्यू। वो एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है। इजराइल की जो एक्सट्रीम राइट गवर्नमेंट है, इसके अलावा उसकी जो हार्डलाइन पोजीशन है, इसके अलावा अरब स्टेट की जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग से टकरा रही। अरब स्टेट कहते हैं कि 2 स्टेट एग्जिस्ट करते हैं यहाँ, लेकिन इजराइल बोल रहा है नहीं, काम ही ख़त्म करो, सब अपना करो। रीजनल प्रॉक्सीज के नुकसान और अमेरिका के द्वारा अधिकतम दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है, मिलिट्री थ्रेट्स दी जा रही है। फिर से शुरू करने के बाद कमज़ोर और अलग थलग पड़ा ईरान अब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए अब जाकर के तैयार हुआ है। इसके अलावा 5 डेकेड ओल्ड अल असद जो रिजीम है वो टॉपल हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है। एंड इसी के चलते चलते अब नए नए कहना चाहिए कयास लगाए जा रहे हैं फ्यूचर को लेकर के कि राजनीति में किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है वेस्ट एशिया में। हालांकि टर्की सीरिया को फिर से आकार देने का सपना देख रहा है, लेकिन राष्ट्रपति एर्दोगन अपने देश में एक विद्रोह से जूझ रहे हैं। 2025 में तेल की कीमतों में 5वें हिस्से की गिरावट क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हिला सकती है। इसी अशांति के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें गाजा रिवेरा विवाद के कारण एक ग्लोबल डिसरप्टर माना जाता है, अगले महीने गल्फ की अपनी पहली विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। तो बहुत सारे शायद कदम उठाए जा सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो क्षेत्रीय उथल पुथल हो रही है, कुर्दों की 100 साल पुरानी राज्य की जो डिमांड है वो क्या प्रभावित हो सकती है। पिछली सदी में पश्चिम एशिया में 2 प्रवासी डिस्पोरा बेस्ड राष्ट्र इजराइल और आर्मेनिया बन गए थे, लेकिन कुर्द लोगों के लिए कोई देश नहीं बन पाया है। क्या अब अगला जो नंबर है कुर्दिस्तान का हो सकता है, या फिर एक बार फिर से इसे दबा दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े मुद्दे और महाशक्तियों की जो सुपर पावर पॉलिटिक्स है ये ज़्यादा प्राथमिकता पा लेती है। आइए इसकी संभावना को थोड़ा सा हम यहाँ पर विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बताया जाता है एन अनरियलाइज्ड ड्रीम, एक अधूरा सपना है किनका, कुर्द लोगों का। कुर्द न केवल वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, माइनॉरिटी ग्रुप है, बल्कि वे दुनिया के सबसे बड़ा एथनिक माइनॉरिटी माना जाता है, जाति समुदाय, जिसका खुद का कोई देश नहीं है। अंदाजे अलग अलग हैं, लेकिन इनकी कुल जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ के बीच हो सकती है, मतलब 35 मिलियन से 45 मिलियन। इनमें से ज़्यादातर लोग 4 देश में रह रहे हैं। कहाँ कहाँ रह रहे हैं ये लोग? रह रहे हैं
टर्की में रह रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग रहते हैं टर्की में, मतलब 17 मिलियन, मतलब लगभग 1.7 करोड़, जो देश की आबादी का 20% है। इराक में 90 लाख लोग हैं, 9 मिलियन। ईरान में है 80 लाख, सीरिया में है 25 लाख। कुर्द डिस्पोरा मतलब प्रवासी लोग जर्मनी में भी हैं, लगभग 15 लाख लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देश में भी ये लोग फैले हुए हैं। हालांकि कुर्दों के अंदर भी कई सारे सब डिवीज़न हैं, लेकिन इनकी जो साझा पहचान है, कॉमन आइडेंटिटी है, उनकी एक जैसे शेयर्ड हिस्ट्री और एशिया माइनर की पहाड़ी क्रैगी जियोग्राफी से बनती है। पथरीली भौगोलिक स्थिति से ही इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। यदि हम एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ की बात करें, नृविज्ञान की बात करें, तो देखिए कुर्द जो है प्राचीन ओल्ड मेडिटेरियन एंड कॉकेशियन नस्ल से संबंध रखते हैं। ये टर्किक, सीमेटिक या फिर ईरानी जातियों से अलग हैं, जो आज उनके चारों तरफ हावी होते जा रही हैं। हालांकि ज़्यादातर कुर्द जो है सुन्नी मुस्लिम हैं, लेकिन वे अन्य क्षेत्रीय जाति एथनिक माइनॉरिटीज़ जैसे कि यजीदी, अलेवी और जरथुस्त्र धर्म से भी ये लोग जुड़ गए हैं। कुर्दों की ब्रेवरी और साहस के लिए एक खास इनकी पहचान मानी जाती है। एंड हिस्ट्री में कई बार हम ऐसी चीज़ देखे हैं, या तो जियोपॉलिटिकल पॉन की तरह, मोहरे की तरफ इनको यूज़ किया गया, या फिर सप्रेशन और एक्सक्लूजन का शिकार इनको बनाया गया। हिस्टोरिकल रूप से एक दुर्लभ मौका ऐसा भी आया था जब वे निर्णायक भूमिका में थे, जैसे कि 12वीं सदी में जब एक कुर्द जनरल सलाहुद्दीन ने इस्लामी सेना का लीडरशिप किया था और यरूशलेम को ईसाई क्रूसेड सेनाओं से मुक्त करा दिया था। कुर्दों की राज की जो डिमांड रही थी अब तक अधूरी ही रही है। कुर्द सबसे ज़्यादा अपने टारगेट के करीब कब पहुँचे थे? 1920 की सेवरेज संधि में। उनको इस समय ये लगा था कि शायद हमें अब नया देश मिल जाएगा, जो उस समय उस्मानी ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। इस ट्रीटी में कुर्दों को तुर्की के पूर्वी हिस्से ईस्टर्न टर्की में एक ऑटोनोमस स्टेट देने का वादा किया गया था, लेकिन उसी समय कमाल आतातुर्क की लीडरशिप में यंग टर्क्स ने कुर्दिस्तान परियोजना को रोक दिया। उसकी जगह आक्रामक तुर्क राष्ट्रवाद को थोप दिया। अब कहाँ से इनको स्टेट मिलेगा? जब से तुर्की की राजधानी अंकारा ने कुर्द आइडेंटिटी को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश करी है। कुर्दों को आधिकारिक तौर पर पहाड़ी तुर्क बोला जाता था। मतलब ये जो दमन रहा था ना, वो काफ़ी लंबे समय तक चला था इनका। 1994 में एक कुर्द महिला सांसद को सिर्फ इसलिए 15 साल की सज़ा दे दी गई क्योंकि उन्होंने शपथ लेने के बाद कुर्द तुर्क भाईचारे पर एक वाक्य कुर्द भाषा में बोलने की टेमेरिटी दिखा दी थी, हिम्मत दिखा दी थी। तो कुर्दों ने तुर्की राज के खिलाफ एक गोरिल्ला युद्ध भी चालू कर दिया था, जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लीडरशिप में लड़ा गया था। इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1978 में अब्दुल्ला ओजलान के माध्यम से। टर्की सरकार ने इस संगठन को आउटलॉड मतलब गैरकानूनी करार दिया। इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना और ओलजान को 1999 में गिरफ्तार कर लिया, कैप्चर हो गया वो। लेकिन कुर्दों का जो रेजिस्टेंस जारी है, हालांकि अब ये संगठन टूट चुका है। इराक के नॉर्दर्न इराक में यदि हम जाएं तो कुर्दों को ज़्यादा सफलता मिली है, जहां अमेरिका के नेतृत्व में हुए यूएस लीड वार ने सद्दाम हुसैन की सरकार को कमज़ोर किया और बगदाद की पकड़ ढीली कर दी। अब कुर्दों को इराक में काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी प्राप्त है और वे तेल समृद्ध क्षेत्र किरकुक को कंट्रोल करते हैं। फिर 2017 में एक स्वतंत्र जनमत संग्रह कराया गया जिसमें स्पष्ट रूप से कुर्द होमलैंड के पक्ष में वोट पड़ा था, लेकिन इराक और उसके पड़ोसी देशों ने इसे खारिज कर दिया था। सीरिया में कुर्द इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहे थे। उनकी बहादुरी मतलब महिला सेना, वैलिएंट फीमेल मिलिशिया, जिसे YPJ कहा जाता है, ने दुनिया भर में सराहना प्राप्त करी थी। लेकिन इससे टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन नाराज हो गए और उन्होंने 2018 में ऑपरेशन ऑलिव ब्रांच चालू किया, जिसमें कुर्द ठिकानों पर हमला करके अफरीन पर कब्जा कर लिया जाता है।
ईरान में कुर्दों का प्रतिरोध काफ़ी हद तक हाशिए पर रहा है। हालांकि हाल में ईरानी कुर्दिस्तान में महिलाओं के लीडरशिप में हुए विरोध प्रदर्शन ने एक नई पीढ़ी के विद्रोहियों को जन्म दे दिया है और ये एक लैंगिक राजनीतिक चेतने की संभावना दिखाई देती है। अब पश्चिम एशिया जो है, यहाँ पर पॉलिटिक्स तेजी के साथ में चेंज होते जा रही हैं, तो अब लग ऐसा रहा है कि हो सकता है इन लोगों को देश मिल जाए। अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि एक कुर्दिश स्टेट का उभरना क्या साम्राज्यवादी नक्शेबाजी मतलब इम्पीरियल कार्टोग्राफी, पर्दे के पीछे की राजनीति या फिर वास्तविक आत्मनिर्णय का मामला हो जाएगा। इम्पीरियल कार्टोग्राफी मतलब जब बड़ी ताकतें अपने फायदे के लिए नक्शे बनाने लग जाए। प्रॉक्सी पॉलिटिक्स मतलब किसी दूसरे देश को मोहरा बनाकर राजनीति करना। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब आत्मनिर्णय, किसी समूह का अपने भविष्य का फैसला खुद करने का अधिकार होता है। ये कब संभव है? जब ईरान, इराक, टर्की और सीरिया, जिनमें से सभी में केंद्र सरकार की शक्ति कमजोर हुई है और कुर्दों की सक्रियता बढ़ती जा रही है, वे दोबारा कितनी स्थिरता प्राप्त कर पा रहे हैं। सीरिया की स्पेशल स्थिति है क्योंकि वहाँ की राज्य व्यवस्था अंदर से टूट चुकी है। इम्प्लोजन ऑफ स्टेट है। वहाँ कई सारी पावर जैसे कि यूएस, रसिया, ईरान, टर्की, इजराइल और गल्फ कंट्रीज कहना चाहिए शासन चला रही हैं। कुर्द मुद्दे का ये जो रीजनलाइजेशन है, ये एक रेयर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिससे उत्तर पूर्वी सीरिया या फिर उत्तर पश्चिमी इराक में एक कुर्द एंटाइटी बन पाएगी। हालांकि इसके लिए एक ब्रॉडर कॉन्सेंसस की ज़रूरत है, खास करके इन द वेस्ट, कि क्या ये कदम लेना उचित है या नहीं है। वर्तमान स्थिति में ऐसी सहमति कुर्द आंदोलन के बोला जा रहा है कि वर्तमान स्थिति में ऐसी सहमति कुर्द आंदोलन के भीतर भी नहीं है क्योंकि वो ट्राइबल, रीजनल, लिंग्विस्टिक एंड आइडियोलॉजिकल आधार पर बट गया है। यूनिटी नहीं पर दिख रही। कुर्द आपस में बटे हुए हैं। उनके पास कोई अच्छा सा नेता भी नहीं है और ना ही उनके पास कोई स्टेट स्पॉन्सर है जैसा कभी इजराइल या फिर आर्मीनिया को मिला था। आशा बस इतनी है कि जियोपॉलिटिकल एंट्रोपी क्रिएट करेगी एक ओपनिंग को, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कुर्द लोग एक बार फिर इंतज़ार करने वाला समुदाय बन जाएगा। जैसा कि उनके कहावत में बोला जाता है, कुर्दों के कोई दोस्त नहीं होते सिवाय पहाड़ों के। नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसके ऊपर बेस्ड है। बोला जाता है कि इस प्रकार से यदि ट्रंप के द्वारा इंडिया के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया जाता है तो इससे सीधा सीधा हमारा जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी वस्तु इंडिया बना करके, जैसे कि कोई एक मोटरसाइकिल है, अपनी मोटरसाइकिल हीरो कंपनी की बना करके बेच रहा है अमेरिका में, पहले 40,000 की पड़ती थी, अब टैक्स लगने के बाद वो 50,000 की पड़ रही है। इससे क्या होगा, अब लोग हमारी हीरो कंपनी की गाड़ी नहीं खरीदेंगे, अमेरिका की कोई उसी 40,000 कीमत वाली कोई भी गाड़ी खरीद लेंगे। इससे क्या होगा, वहाँ का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो फलेगा फूलेगा और दूसरे देश की जो इंडस्ट्री है वो सीधे सीधे प्रभावित होगी। ये चीज़ लेकिन अमेरिका के ऊपर भी असर डालने वाली है। यदि अमेरिका ये सोच रहा है कि मैं ही अकेला टैक्स बढ़ाऊंगा, सामने वाला टैक्स नहीं बढ़ाएगा, तो ये पूरी तरह से गलत है। यदि ट्रंप के द्वारा टैक्स बढ़ाया जाएगा तो जो बड़े बड़े देश हैं वो भी उसके ऊपर टैरिफ बढ़ाना चालू कर देंगे। इससे अमेरिका की बनी हुई चीज़ें कम बिकेंगी, महंगी हो जाएंगी। इसका सीधा सीधा असर अमेरिका में महंगाई के तौर पर देखा जाएगा। इसलिए घोषणा तो करी गई थी लेकिन उसको 90 दिन के लिए टाल दिया गया है। इसी डर की वजह से टाला गया है और खाली टारगेट तो करना था चाइना को, इसलिए उन्होंने 90 दिन के लिए इसको टाल दिया। तो जो प्रपोज्ड किया गया टैरिफ्स हैं, इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इससे इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है अमेरिका को, ये बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया है रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जो टैक्स जवाब में लगाए जा रहे हैं। इसमें कमोडिटीज़, क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं इसमें गिरावट
वॉलेटिलिटी एंड शेयर मार्केट में गिरावट आ गई है। टैरिफ की घोषणा के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 14% की गिरावट आई है। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है और हम देखे हैं कि हमारे देश में भी इसके दाम कम हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम समझने की चर्चा करते हैं। ये गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि डर बना हुआ है कि ग्लोबल इकोनॉमी विशेषकर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में ट्रेड धीमा पड़ सकता है, जिससे तेल की मांग घट सकती है। तेल की मांग घटनी नहीं चाहिए, इसलिए एक काम करते हैं कि अभी हम रेट कम कर देते हैं। रेट कम करने से फ़ायदा ये होगा कि लोग तेल ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब मांग कंटिन्यू बनी रहेगी। इसके बाद अगला जो इस घोषणा के जवाब में जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन्होंने इस चिंता को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है कि एक ग्लोबल ट्रेड वार कंटिन्यू हमको देखने को मिल रहा है। ग्लोबल ट्रेड वार यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चालू कर दिया गया है। ये जो नई तनातनियाँ हैं इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा कर देगी और विवाद बढ़ते जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस घोषणा ने अनसर्टेनिटी की लंबी अवधि को चालू कर दिया है, जिससे इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में भारत को दिक्कत जाएगी। या जहां अधिक आय वाले देश अमेरिका की पॉलिसी का जवाब दे सकते हैं, उनके पास में रुपए पैसा है, लेकिन जो गरीब देश हैं उनको दोहरी मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। उन्हें एक नए वर्ल्ड ऑर्डर से निपटना है, साथ ही घरेलू जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक इशूज़ हैं उनको भी सुलझाने की ज़रूरत है। रेसिप्रोकल टैरिफ एक ऐसा टैक्स होता है जो एक देश दूसरे देश द्वारा पहले लगाए गए समान टैरिफ के जवाब में लगाता है। इस प्रतिक्रिया का ये तर्क होता है कि लोकल बिजनेस हमारा कम हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट कम बिक रहे हैं, जॉब्स को बचाया जाए, ट्रेड इम्बैलेंस को सुधारा जाए। हालांकि इन टैरिफ का जो मकसद होता है व्यापार में बैलेंस बनाना होता है, लेकिन ये आगे पीछे टैरिफ बढ़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। अब ये वाली जो रेसिप्रोकल टैरिफ की शुरुआत तब मानी जाती है जब देशों ने अपने लोकल इंडस्ट्रीज़ की रक्षा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने, ट्रेड डील करने के लिए टैरिफ का यूज़ चालू कर दिया था। ये टैरिफ शुरू में तो स्थानीय उद्योगों को फ़ायदा करते थे, उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा देते थे, सप्लाई चेन को बाधित करते हैं और विकास को फिर बाद में धीमा कर देंगे। पहले टैरिफ सरकारों की इनकम का बड़ा सोर्स हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा बहुत कम हो गया है। अब टैरिफ मुख्य रूप से एक प्रोटेक्टिव मेजर्स या फिर मोलभाव के औजार की तरह काम कर रहा है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर हमको बता दिया है। इंपोर्ट टैक्स से भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को अमेरिका में एक बड़ा झटका लगने वाला है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो रेसिप्रोकल टैरिफ घोषित करी गई है, इसके कारण की कमोडिटीज़ क्रूड ऑयल में तो गिरावट आ गई है, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, खास करके स्टॉक मार्केट डाउन चला गया है। टैरिफ की घोषणा के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में 14% की गिरावट आ जाना ये बहुत बड़ा अपने आप में विशेष कदम है। ये गिरावट ऐसे आ गई है क्योंकि ये डर है कि ग्लोबल इकोनॉमी विशेष रूप से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में ट्रेड बिटवीन मेजर इकोनॉमीज धीमा हो जाएगा, इससे ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी। घोषणा पर आई प्रतिक्रिया ने इस चिंता को मजबूत कर दिया है कि फुल स्केल ग्लोबल ट्रेड वार अब चालू हो चुका है। अब यदि हम बात कर लें, टैरिफ के इस हमले के दो पहलू हैं जो कि ध्यान खींच रहे हैं। पहला है कि दुनिया के किसी और क्षेत्र को साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जितना नुकसान नहीं हुआ है या फिर नहीं होगा। पिछले 30 साल में इन सेक्टर का जो आर्थिक विकास है मुख्य रूप से बाकी दुनिया विशेषकर अमेरिका को किए गए एक्सपोर्ट पर निर्भर रहा है। अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट वियतनाम की जीडीपी का लगभग 30% और कंबोडिया की जीडीपी का 25% बनाता है। वियतनाम और कंबोडिया पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए गए हैं, 46 और 49। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर पर भी अलग अलग मात्रा में टैरिफ लगे हैं। उस क्षेत्र के देशों में
इस बार के टैरिफ सबसे बड़ा खतरा कंबोडिया के लिए बन रहे हैं। कंबोडिया में गारमेंट इंडस्ट्री, जिसमें लगभग 7.5 लोग काम कर रहे हैं, गरीबों को एक स्ट्रीट इनकम दे रही है, लेकिन इस क्षेत्र में हजारों नौकरियां जाने की संभावना है। दूसरी बात यह है कि चीन जैसी कंट्री की तरह बहुत सारे देश जवाब नहीं दे सकते। कुछ तो डर के मारे नहीं देते हैं, कुछ ऐसे हैं कि उनकी देश की इकोनॉमी को शायद वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए चुपचाप बैठ जाते हैं। ये छोटी अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ नेगोशिएशन कर सकती हैं और उस बातचीत को अमेरिका के इंटरेस्ट में ही वो लोग तय करेंगे। दूसरा मुद्दा होता है टैरिफ के कैलकुलेशन का एकदम अजीब तरीका है। अमेरिका के साथ देश का ट्रेड डेफिसिट, मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ की गणना का फॉर्मूला कैसा है, उस देश के अमेरिका के साथ कितना ट्रेड डेफिसिट है डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट एंड डिवाइडेड बाय उस उत्तर को 2 से भाग दे देना। अमेरिका ने लगभग हर देश पर 10% का एक मूलभूत बेसलाइन टैरिफ ऑलरेडी से लगा चुका है। हालांकि जिस इलास्टिसिटी रेट को ये फार्मूला मानता है वो असली स्थिति से बहुत कम है। फार्मूला ये मानता है कि जब टैरिफ बढ़ेगा तो इंपोर्ट प्राइस केवल 0.25 के अनुपात में ही बदलेंगे, जबकि अर्थशास्त्री बोलते हैं कि लगभग ये रेट 1 का हो जाएगा। ये एक ही फार्मूला सब पर लागू हो रहा है, तो ये कोई मतलब का नहीं है। ये वही गणना हर देश पर लागू करता है, चाहे वो पहले से ही कड़े टैरिफ हों या फिर पूरी तरह से ओपन मार्केट हो। ये सिर्फ व्यापार घाटे का साइज देखता है, पर ये नहीं देखता है कि ये घाटा क्यों है। साथ ही ये घाटा सिर्फ गुड्स को गिनकर निकाला जा रहा है, सर्विसेज जैसे टेक्नोलॉजी, बैंकिंग जैसे को आपने जोड़ा ही नहीं है। इसका फ़ायदा उन देशों को होता है जो कम माल भेज रहे हैं लेकिन सर्विसेज बहुत ज़्यादा अमेरिका को दे रहे हैं। जो नए टैरिफ प्रपोज किए गए हैं ना, वे भारत के मर्चेंडाइज के अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट को एक बहुत बड़ा झटका प्रोवाइड करेंगे। अगर ये टैरिफ योजना अभी की रुकावट के बाद लागू हो जाती है तो भारत को इस साल अमेरिका को होने वाले निर्यात में $7.5 अरब का घाटा सहना पड़ेगा। ये अनुमान है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का। 2024 में भारत ने अमेरिका को $89 अरब के सामानों का निर्यात किया था। एंड ये चीज़ अंडरस्कोर करती है कि इंडिया को ज़रूरत है एक ब्रॉडर ट्रेड बेस की, ताकि ट्रेड पॉलिसी एक्शंस में हम शामिल कर सकें। इंडिया को 4 कदम उठाए जाने चाहिए जिसके माध्यम से इसके असर को हम कम कर सकते हैं। पहला है, इंडिया हैज़ टू सिक्योर ए बैलेंस्ड ट्रेड डील विथ यूएस। ट्रेड डील के साथ में हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, इसके लिए कंटिन्यू नेगोशिएशन ज़रूरी है। सेकंड है, फास्ट ट्रैक ट्रेड एग्रीमेंट करिए आप ईयू के साथ में, यूके के साथ में, कनाडा के साथ में। एंड थर्ड है, इट नीड टू डीपन टाइज विद रसिया, जापान, साउथ कोरिया, आसियान एंड यूएई। चौथे नंबर का जो कदम है, भारत को चीन के साथ संबंधों को चतुराई से और स्ट्रेटजिक इंटेंट के साथ में चलाना पड़ेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत इस परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। इसका रीज़न ये है कि एप्पल के आईफोन का भारत से एक्सपोर्ट पिछले साल 54% बढ़ गया, जो एक बड़ी सफलता है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक सच्चाई छिपी है कि 2025-26 में भारत से कुल सामानों का एक्सपोर्ट $437 अरब ही रहा है, जो पिछले साल जितना ही है। मतलब कोई ख़ास बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिली थी। तो इसके लिए भारत को बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। इसलिए कहते हैं कि हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। ऐसा टारगेट हासिल करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए, जैसे कि टैरिफ को रेशनलाइज करिए, जीएसटी को सिंपल करिए, ट्रेड प्रोसेस को इजी बनाइए, फेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल। अगर सिर्फ भारत इनवर्ड ओरिएंटेशन पर ध्यान दे रहा है और सरल समाधान ढूंढता है तो वो वैश्विक मूवमेंट को खो सकता है। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं दोस्तों, तो मलेरिया से रिलेटेड एक रिसर्च सामने आई है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मलेरिया के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि मलेरिया आखिर होता क्या है। मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी होती है जो कि प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट के कारण होता है।
ये परजीवी संक्रमित एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अब सिंपल टर्म में देखा जाए इसका क्या काज है, परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। 5 प्रकार, जिसमें से पी फॉल्सीफेरम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। वेक्टर की बात करें, मादा एनाफिलीज मच्छर जो कि रात में काटता है और इसी से ये बीमारी फैलती है। इसके सिम्टम्स की यदि हम बात करें, जैसे कि तेज़ बुखार आना, ठंड लग कर के पसीना आ रहा है, सर दर्द, उल्टी, थकान, ठीक है, ये सारे इसके कहना चाहिए कुछ कॉमन टाइप के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। गंभीर मामलों में सेरिब्रल मलेरिया भी हो जाती है, या फिर जिसको हम बोलते हैं मस्तक मलेरिया, मृत्यु। ट्रांसमिशन साइकिल की बात करें, कोई संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, उसको मच्छर ने काटा है, परजीवी मच्छर में पनपता है, ठीक है, एंड नए व्यक्ति को काट करके वो फैला देता है। मलेरिया की हिस्ट्री की बात करें, पुरानी जो धारणा ये थी कि लोग सोचते हैं कि मलेरिया दलदल की मीसामा है, मतलब दलदल की जो बदबू है उससे होता है। वैज्ञानिक खोजें हुई, फिर 1880 में फ्रांसीसी डॉक्टर अल्फोंस लेवरेन ने पहली बार प्लाज्मोडियम परजीवी को देखा था। फिर 1897 में रोनाल्ड रॉस ने साबित किया कि एनाफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर 1898 में, मतलब 1898 में ग्रासी ने मनुष्यों में मलेरिया और मच्छर का संबंध स्थापित करने की कोशिश करी थी। अब ये जो इतिहास है वो चेंज होते जाता है। जैसे कि कॉलोनिज़म की बात करें, सन 1800 में अफ्रीका को गोरों की कब्र बोला जाता था, क्योंकि यूरोपीय सैनिक मलेरिया से मर जाते थे। फिर 1880 से 1900 के दशक में मलेरिया के रहस्य समझने के बाद यूरोपियों ने कीचड़ सुखा करके कुनैन दवा का उपयोग करके अफ्रीका पर कब्जा कर लिया था। फिर स्लेव ट्रेड होता है। अफ्रीका में मलेरिया प्रतिरोधक क्षमता थी, इसलिए उन्हें अमेरिका या फिर कैरिबियन में गुलाम बना करके ले जाया गया था। आज की स्थिति और कंट्रोल की बात करें तो देखिए 95% मामले अफ्रीका में हैं, WHO 2024 की रिपोर्ट बोलती है। भारत में 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का टारगेट रखा गया है। यदि हम उपचार की बात करें तो दवाओं में आ जाता है क्लोरोक्वीन, आर्टेमिसिनिन। टीका की बात करें RTS, अफ्रीका में इसका यूज़ किया जा रहा है। रोकथाम की यदि हम बात करें तो मच्छरदानी लगाओ बोलते हैं, स्प्रेइंग ऑफ कीटनाशक एंड DDT का यूज़ करना।